हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस उत्कर्ष। माय नेम इज प्रवीण मिश्रा और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन से। ये जो टॉपिक है ये आईआर का पार्ट तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन साथ ही साथ ये इसमें हमारे पॉलिटी के भी कुछ सेगमेंट्स को, कुछ एंगल्स को जोड़ देगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है द डिस्प्यूटेड आइलैंड ऑफ कच्छाथीवू। एक आइलैंड जो कि दो देशों के बीच, यानी कि हमारे इंडिया और श्रीलंका, जो दूसरा हमारा जो मैरीटाइम नेबर है, उसके बीच। सो आप देख पा रहे हैं यहां पर एक लाइन लिखी गई है, कच्छाथीवू आइलैंड बॉर्न ऑफ फायर कॉट इन क्रॉस फायर। ठीक, तो एक ज्योग्राफिकल नेचुरल लोकेशन, एक नेचुरल आइलैंड जो कि तैयार हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट वजह से, दैट इज व्हाई द वर्ड फायर हैज बीन मेंशन्ड हियर, लेकिन एक डिस्प्यूट में फंस के रह गया, दैट इज caught in the crossfire. So anatomy of the maritime and ecological dispute between India and Sri Lanka. Okay, and the thrust goes back into the national spotlight during the August 2023 Parliament's no confidence debate as well. Right? So एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वंस अगेन देखो ये नाम कितना प्यारा है, कच्छाथीवू born of fire now caught where in crossfire. So अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, ठीक, सो इंडिया हमारे बीच, ठीक है, एग्जैक्टली जो हमारा सदर्न मोस्ट टिप है, और ये श्रीलंका का, उसके बीचों बीच यहां पर ये एक लोकेशन, ज्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है। अगर आप देखोगे इसका जो एग्जैक्ट लेंथ है, ओके, इसकी जो पूरी जो ये जो लंबाई है ये 1.6 किलोमीटर, और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कुछ ज्यादा नहीं, बस 300 मीटर ही चौड़ा है, तो कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है। ठीक, सो इफ यू सी द डायमेंशंस, 1.6 किलोमीटर इन लेंथ एंड नॉट मोर देन 300 मीटर्स इन द ब्रेड्थ, पूरी तरीके से अनइनहैबिटेड है, यानी कि यहां पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के डायमेंशन से, तो नॉर्थ ईस्टर्न रामेश्वरम रीजन से और साउथ वेस्टर्न जाफना यानी कि श्रीलंका के रीजन से ये कनेक्ट करता है। ठीक, सो एग्जैक्टली कहां इंडिया और श्रीलंका के बीचों बीच आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक, सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये आइलैंड बिल्कुल अनइनहैबिटेड है, लेकिन हां एक चर्च यहां पर जरूर बनाया गया है जिसको हम कहते हैं सेंट एंथनी चर्च। ठीक है, अभी इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आपने लोकेशन देख लिया, डायमेंशंस देख लिए, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। फर्स्ट बाय द 14th सेंचुरी वोल्केनिक इरप्शन, तो हम जानते हैं ना कि किस तरीके से ज्योग्राफी आपने पढ़ी है या पढ़ेंगे आगे जब भी, तो उसमें एक टॉपिक होगा आपके पास, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, कि किस तरीके से दो प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से कई बारी जो है लैंडमास क्रिएट होता है, कई बारी दो प्लेट्स का या एक प्लेट का जो है डिवीजन होने से, उसमें किसी भी टाइप का जो है एक्सपेंशन होने से रिफ्ट क्रिएट हो जाता है ना। सो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। सो एज यू कैन सी, अनलाइक एंशिएंट कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस, कच्छाथीवू इज अ वेरी रीसेंट जियोलॉजिकल एनोमली। अब रीसेंट मतलब 7 दिन पुराना नहीं है, ये 700 साल पुराना है, लेकिन अब वो चीजें जो हजारों लाखों सालों पहले हो चुकी हैं उसके कंपैरिजन में 700 साल तो हमें रीसेंट ही समझ में आता है। राइट, सो व्हाट इज द कैटलिस्ट, कैसे हुआ ये? सो अ सबमरीन वॉल्केनिक एक्टिविटी दैट टुक प्लेस बीनीथ द ओशन एग्जैक्टली इनटू द सी बेड ऑफ पार्क स्ट्रेट। ठीक, तो दो प्लेट्स ऑब्वियसली इंडियन प्लेट्स थी जो आपस में टकराई, इरप्शन हुआ, ऐश निकला, रॉक एंड ग्लोइंग मैग्मा वॉलेंटली ब्रेकिंग थ्रू द ओशन सर्फेस। ये जब ग्लोइंग मैग्मा, ऐश जिसे हम बोलते हैं ना, धूल या आप कह सकते हैं राख, ठीक है, और गर्म पत्थर, जब ये ठंडे हुए, ठीक है, तो इनका हुआ सॉलिडिफिकेशन, और इस सॉलिडिफिकेशन से यहां पर ये 1.6 किलोमीटर का हमारा कच्छाथीवू आइलैंड बना, जो कि सिर्फ लगभग 300 मीटर चौड़ा है। ठीक है, सो व्हाट इज द कैटलिस्ट? द सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन, जिससे निकलते हैं गरम गरम रॉक्स, मैग्मा और एशेस। ये पानी के सरफेस पर ऊपर आते हैं और ठंडा होना शुरू होते हैं, और ठंडा होते होते यहां पर ये क्रिएट होता है कच्छाथीवू आइलैंड। ओके, सो दिस इज वेयर born out of fire and what's again caught in the crossfire, right? So here we go to the next thing.
द अनइनहैबिटेड येट रिवर्ड। तो आप देख पा रहे हैं ये एक चर्च है, बहुत छोटा सा चर्च है, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो है एक एलिमेंट है। ठीक है, नाम क्या है? सेंट एंथनी चर्च। एक लौता फुटप्रिंट है ये यहां पर ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहां पे, पूरी तरीके से अनइनहैबिटेड है। ठीक है, सो दिस कैथोलिक सेंचुरी, दिस कैथोलिक चर्च सर्व्स एज द वाइटल स्पिरिचुअल वे पॉइंट एज वेल एज द रेस्टिंग ग्राउंड फॉर द फिशरमैन, ओके, दोज हु आर लिविंग नियर द पार्क स्ट्रेट रीजन। अब ये पार्क स्ट्रेट रीजन की तरफ चाहे हम ऊपर आए इंडिया की तरफ, चाहे हम नीचे चले जाएं श्रीलंका की तरफ। ठीक है, सो ये जो हमारा कच्छाथीवु आइलैंड है, यहां पर एक लौता अगर कोई ह्यूमन या मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो है हमारा सेंट एंथनीज चर्च। ठीक, और इसके साथ ही साथ ये एक रिलीजियस वे पॉइंट तो हो ही जाता है, लेकिन हां, एक रिलीजियस वे पॉइंट के अलावा ये एक फिशरमैन के लिए रेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी आता है। ठीक है, कि यहां पर फिशरमैन अपने जो मछुआरे हैं वो अपने जो बोट्स, ट्रॉलर्स वगैरह जो भी हैं वो इनको यहां पर पार्क करते हैं, आते हैं इस आइलैंड पे, रेस्ट करते हैं कुछ टाइम, कुछ दिन रुकते भी हैं और फिर वापस से अपनी ये ट्रॉलर्स या बोट्स लेकर फिशिंग करने जाते हैं। ठीक, ओके, नाउ ड्रॉइंग द लाइन इन द वाटर, व्हाट्स द वेरी नेक्स्ट थिंग? फॉर जनरेशंस फिशरमैन फ्रॉम बोथ द नेशन, ठीक है, जनरेशंस मतलब आप कह लो दशक नहीं, सदियों से दोनों कंट्रीज के जो फिशरमैन हैं, इन्होंने ये जो पानी है पार्क स्ट्रेट का या इंडिया और श्रीलंका के बीच के जो वाटर बॉडी है इंडियन ओशियन की, इसको शेयर किया है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ओके, बट 1970s में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है जब श्रीलंका ऑफिशियली डिमांड करता है कि भाई ये कच्छातीवु आइलैंड जिसको इंडिया ने अपनी टेरिटरी क्लेम किया है अभी तक, वो गलत है और ये श्रीलंका का होना चाहिए ना कि इंडिया का। सो 1974 में और 1976 में अग्रीमेंट साइन होता है। तो 1974 का अग्रीमेंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच का, दैट फिक्स्ड द मैरीटाइम बाउंड्री इन द पार्क स्ट्रेट एंड ईच कंट्री गेन्ड सॉवरेनिटी, exclusive jurisdiction and control over the waters, islands and subsoil on its side. Take Kachhathivu, as per the 1974 agreement, fell into the hands of Sri Lanka. And 1976 में एक दूसरा agreement हुआ that marked the international maritime boundary line and the exclusive economic zone. और इन दोनों agreements के तहत ये जो कच्छाथीवु आइलैंड है ये किसका हुआ? ये हुआ श्रीलंका का। ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर, द पैराडॉक्स ऑफ द 1974 अग्रीमेंट। कुछ चीजें अलाउ करी गई इंडियन फिशरमैन के लिए वहां पर और कुछ चीजें अलाउ नहीं करी गई। जैसे कि अलाउ क्या किया गया कि फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन, ठीक है, नॉट द श्रीलंकन वन, एज पर द 1974 अग्रीमेंट, इंडियन फिशरमैन can access the Kachhathivu island for the spiritual or the religious purposes as well, that is paying the tribute or just paying their visits towards the or within the St. Anthony's church premises. Along with that, they can also use the Kachhathivu island for their resting purposes. ठीक, तो ये चीजें अलाउ करी गई थी। क्या अलाउ नहीं किया गया था? कच्छाथीवु आइलैंड का किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी डायमेंशन से कोई भी मिलिट्री यूजेज नहीं होना चाहिए। सो वंस अगेन एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, अलाउड एक्टिविटीज रेस्टिंग एंड नेट ड्राइंग ऑन द कच्छाथीवु आइलैंड। ओके, नेक्स्ट, visiting the annual St. Anthony's festival without need for a visa. लेकिन वो चीजें जो प्रोहिबिट कर दी गई थी क्या? Indian vessels and fishermen shall not engage. Okay, absolutely not engage in any kind of fishing in the historic waters, मतलब beyond the Kachhathivu. No fishing in Sri Lanka's territory, obviously, and no fishing in the Sri Lanka's EEZ, that is exclusive economic zone as well. ठीक? So what is exclusive economic zone? Maritime boundary से या land boundary से up to 200 nautical miles जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर लेट्स से ये श्रीलंका है ऐसा, ठीक है, आम जैसा, ठीक,
तो ये इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो यहां पर हम लैंड बाउंड्री देख रहे हैं, यहां से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी कंट्री का 12 नॉटिकल माइल्स होता है उसका अपना मैरीटाइम बाउंड्री, और यहां से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स होता है उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक है? हमारी मैरीटाइम बाउंड्री से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। उसी तरीके से हर कंट्री का है एज पर दी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉज ऑफ द सी, यूएनसीएलओएस। ठीक, अब आगे की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो श्रीलंका का है उसमें इंडियन फिशरमैन नहीं जाएंगे। ओके, और वाइस वर्सा, इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या इनफैक्ट हमारा जो मैरीटाइम बाउंड्री है 12 नॉटिकल माइल्स का, उसमें भी श्रीलंकन फिशरमैन नहीं आएंगे। ठीक, तो ये 1974 का अग्रीमेंट था। सो ओनली नेविगेशनल राइट्स वर प्रिजर्व्ड फॉर द इंडियन फिशरमैन, राइट? एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन फिशरमैन टुडे? कि कच्छातीव आइलैंड पर जा तो सकते हैं, ठीक है, सेंट एंथनी चर्च जो है हमारा, उसको हम एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप किसी भी टाइप का कॉमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते, आपको वापस जाना है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग, द इकोलॉजिकल कैटलिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि फिशरमैन जो है ना, वो अब कोई बहुत ज्यादा तो उनके पास मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स नहीं होते, और वो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होते हैं कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, कुछ ज्यादा ही जो है उनको टेक्निकल एजुकेशन मिली है। ऐसा नहीं होता है हमारे फिशरमैन के साथ, हमारे क्या, किसी भी कंट्री के फिशरमैन के साथ। ठीक, तो ऐसा होता है बहुत बार कि वो कई बारी अपना नेविगेशन जो है भटक जाते हैं और वो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। ठीक, हमारे बहुत सारे फिशरमैन ऐसे हैं जो कि श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स ने पकड़े हैं, श्रीलंकन पुलिस ने पकड़े हैं। ठीक, और वाइस वर्सा यहां पर भी हुआ है सेम। बहुत सारे ऐसे श्रीलंकन फिशरमैन हैं जो बेचारे भटक जाते हैं रास्ता, उनको नहीं पता चल पाता है कि ये बाउंड्री है, और वो मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। ठीक, अब बाउंड्री जो जमीन की बाउंड्री है उस पर तो हम पोल्स लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, लेकिन अब पानी में कोई पोल और तार लगाना तो मुमकिन होता नहीं है। अब फिशरमैन कई बारी जो है बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, तो इंडियन फिशरमैन कई बार श्रीलंकन कोस्ट गार्ड पकड़ लेते हैं, और कई बार इंडियन कोस्ट गार्ड श्रीलंकन फिशरमैन को भी पकड़ लेते हैं। तो होता क्या है, डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, आउट ऑफ डेस्परेशन। ठीक है, अब ये क्या है डिप्लीशन और डिस्ट्रक्शन? एज यू कैन सी, डिप्लीशन, फर्स्टली aquatic life and fish stocks in the Indian continental shelf have severely depleted because of overfishing. Destruction, the use of modern fishing trolleys harms marine life and the fragile ecosystem. Desperation, searching for a better catch. Indian fishermen continually trespass the Sri Lankan water boundaries, igniting the direct conflict. Not just the Indian, but yes, also Sri Lankan. But yes, Indian fishermen, because हमारे fishermen थोड़े से by God grace, हमारे fishermen ज्यादा, जिसे हम बोल सकते हैं ना, फ्लरिश्ड हैं, ज्यादा वेल्दी हैं एज कंपेयर टू द श्रीलंकन फिशरमैन। तो हमारे फिशरमैन के पास बड़ी बोट्स हैं, ऑटोमेटेड बोट्स हैं, ट्रॉलर्स जिन्हें कहते हैं वो हैं। ठीक, जबकि श्रीलंकन फिशरमैन के पास उतने नहीं है। श्रीलंका में किसी एक या दो फिशरमैन के पास होगा कि ट्रॉलर्स होंगे, लेकिन हमारे श्रीलंका के पास जो फिशरमैन हैं उनमें 10 में से 5-6 के पास अपने ट्रॉलर्स होते हैं जो कि एक्सेस फिश कैच कर ला सकते हैं। तो फिशरमैन कम्युनिटी श्रीलंका की जो, उनका कई बार ये भी कहना होता है कि जो मछलियां, जो मरीन रिसोर्सेज जो श्रीलंका के फिशरमैन के हिस्से में आता है, वो भी कई बार इंडियन फिशरमैन ले जाते हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे फिशरमैन इधर चले जाते हैं, गलती से ही सही, लेकिन हां चले जाते हैं। ठीक, सो ये श्रीलंका ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। सो ट्रेसपासिंग ड्रिवन बाय depleted Indian waters, then border security, then post 2020 militarization 2009, यहां पर क्या हुआ, श्रीलंका ने यहां पर अपना कोस्ट गार्ड बहुत हैवी लेवल पर डिप्लॉय कर दिया, और बहुत बारी हमें यह न्यूज देखने को मिली है कि इंडियन फिशरमैन श्रीलंका में अरेस्ट भी हुए हैं, और यह कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमैटिक फेलियर भी रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को हम सॉल्व नहीं कर पाए। Right? So if we move forward, a state and a nation at odds. इस एक कच्छातीव आइलैंड के लिए, जैसा कि मैंने बोला था बिगिनिंग में,
कि ये एक ऐसा आइलैंड है या एक ऐसा टॉपिक है बेसिकली जो आईआर का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, लेकिन ये साथ ही साथ हमारे पॉलिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब चैप्टर का जो रेफरेंस है वो आता है 1960 में। 1960 में एक केस हुआ था, इसको हम कहते हैं बेरूबरी यूनियन केस। अब ये बेरूबरी यूनियन केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया था, क्लियरली, कि अगर हमें कोई भी फॉरेन टेरिटरी लेनी है, ठीक, तो उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमें कोई भी इंडियन टेरिटरी किसी भी फॉरेन कंट्री को देना तो उसके लिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, सिंपली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। तो ध्यान से सुन लीजिए, एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू द 1960 बेरूबारी यूनियन केस, अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी हमें इंडिया के अंदर जो है लेना है, ठीक, तो उसके लिए किसी भी टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपनी कोई भी टेरिटरी, यानी कि इंडिया की कोई भी एक टेरिटरी, अगर हमें किसी भी फॉरेन कंट्री को सिसीड करना है, देना है, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। अब कहानी यह बैठती है कि 1974 में जब ऑफिशियली कच्छाथीवू आइलैंड को हमने श्रीलंका को दे दिया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना तो प्रपोज किया था, ना ही ऐसा कुछ हुआ था, सीधी बात, ठीक। अब इसमें कई लोगों का कहना है कि भाई ये तो पूरी तरीके से बेरूबरी यूनियन केस के जजमेंट का वॉयलेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वॉयलेशन है। अपने डिफेंस में उस टाइम पीरियड की गवर्नमेंट और बाद की सभी गवर्नमेंट्स ने यही बोला कि देखिए, कच्छाथीवू आइलैंड जो है वो कभी इंडिया का ऑर्गेनिकली या 100% पार्ट बना ही नहीं था, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, जस्ट लाइक द पीओके रीजन जो हमने पाकिस्तान को अभी दे रखा है, ठीक, कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, तो इसीलिए उसे दे दिया है। वो पूरी तरीके से 100% इंडियन टेरिटरी नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ये बोल के जो है मामले को रफा दफा किया। लेकिन इस पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का पिछले 50 सालों से, 50+ ईयर्स से यही कहना है कि देखिए, ऐसा है, जो कच्छाथीवू आइलैंड है वो किसी जमाने का मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रमनद जो किंगडम चल रहा था, ये उसका हिस्सा था, ठीक। और इसके लिए 1991 में श्रीलंका ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था अपनी असेंबली में। 2008 में तमिलनाडु में, सॉरी, श्रीलंका ने नहीं, तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अपनी असेंबली में, और 2008 में एक पिटीशन भी फाइल करी थी कि भाई ये जो टेरिटरी दी गई है श्रीलंका को, कच्छाथीवू आइलैंड वाली, ये गलत है, ठीक है। और 2012 से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पे ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट नहीं आया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है, कि भाई आइलैंड जो है वो हमेशा से डिस्प्यूटेड था, हिस्टोरिकली वो डिस्प्यूटेड था, इसीलिए कोई भी टेरिटरी जो इंडिया की थी वो किसी को दी नहीं गई है। और एज पर दी यूएनसीएलओएस एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 और 1976 में जो साइन हुआ है, वो कच्छाथीवू आइलैंड ऑफिशियली लीगली श्रीलंका का बिलोंग करता है, ऐसा हम बार बार बोलते आए, ठीक, राइट। सो ध्यान रखिएगा, जो मुद्दा है वो कहां आकर रुक जाता है, वो आकर रुक जाता है कि क्या कच्छाथीवू आइलैंड को जब हमने एक्सीड किया, श्रीलंका को दिया, ठीक, सिसीड किया, श्रीलंका को दिया, तो क्या ऐसे में हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटरी था या नहीं। So whatever your opinion is, please do let us know into the comment section. And remember this line, Kachhathivu is not merely a border dispute. It is a volatile flashpoint where the exhaustion of marine ecosystem collides with historical state identities and rigid international diplomacy. ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिए, हिस्टोरिकल हेरिटेज, इकोलॉजिकल सर्वाइवल और इंटरनेशनल लॉ, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे कच्छाथीवू आइलैंड के मुद्दे के अंदर। हिस्टोरिकल हेरिटेज में क्या है, रामनद जमींदारी, ठीक है, फिर जिसे बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बताया गया। इकोलॉजिकल सर्वाइवल, डिप्लीटेड इंडियन शेल्फ्स एंड ट्रेसपासिंग फॉर लाइवलीहुड्स, एंड यस, इंटरनेशनल लॉ, द 1974 एज वेल एज 1976 इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ओके, जिसको यूनाइटेड नेशंस खुद सर्विलेंस में रखता है और वो कहता है कि भाई ये आइलैंड श्रीलंका का ही है, ओके।
सो आई बिलीव ये जो सारे मुद्दे हैं कच्छाथीवू आइलैंड से रिलेटेड, ये जो सारा इश्यू था आपको समझ में आ गया है। आइलैंड का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, वो बना कैसे, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ गया है। साथ ही साथ ये किसका पार्ट था और अब किसका पार्ट है और क्या डिस्प्यूट है इंडिया का, इंडिया के ही अंदर। दैट मींस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज हैविंग अ डिफरेंट स्टेट or a different stand on the Kachativu Island, whereas the central government, that is the union government, is having a different stand. So Tamil Nadu state government और central government of India के बीच एक टसल जरूर बनी हुई है पिछले 50 सालों से कच्छाथीवू आइलैंड को लेकर। लेकिन हाँ, ऑफिशियली अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, तो वो आइलैंड अभी श्रीलंका का ही है अभी। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट्स डेस्टिनी हैज केप्ट फॉर अस इन द फ्यूचर, व्हाट्स देयर फॉर अस इन द पेंडोरास बॉक्स, वी डोंट नो, बट लेट्स सी। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, प्लीज डू लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन so that we can address your issue before starting the very next session. Okay guys, so thank you so much for watching, and if you like the video, please do subscribe to the channel and hit the notification bell icon as well so that you never miss an update from our channel. And once again, thank you so much. See you soon in the very next one. Bye bye, good day, keep studying well. Jai Hind, Jai Bharat.